हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग संविधान का भाग 2 देखेंगे। भाग 2 का नाम क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसमें आते हैं। जो लोग भी अभी से, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग की 5 से 6 क्लासेज बहुत डिटेल में बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पे लूज हो जाएंगे, ये चीज़ें कवर करके नहीं चल पाएंगे, वो पीछे छूट जाएंगे। इतना ध्यान रखना आप लोग। तो जो भी अभी से ही इन चक्करों में पढ़ने लगे कि सर और कंटेंट दे दीजिए, हिंदी कर लें, वो कर लें, अभी आप कुछ नहीं, 5-6 क्लास बहुत ध्यान से एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। पर डे हर क्लास का 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए, तब आप अगली क्लास देखो। तो जो भी चीज़ है उसके नोट्स बनाओ, हर क्लास का 3 से 4 बार रिवीजन करो और फिर आप अगली क्लास पे आओ। ये आपका फंडा रहना चाहिए। चलिए तो नागरिकता पे आते हैं। नागरिकता बता दिया, भाग 2 में है आपका, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसमें क्या बात की गई कि भारत के नागरिक कौन लोग होंगे, किन लोगों को नागरिकता मिलेगी और किन लोग नागरिक नहीं रहेंगे। कौन से लोग ऐसे रहेंगे जिनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, या किस ऐसी सिचुएशन कौन सी आएगी जिसमें आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें होंगी आपकी 11 तक। तो देखो, नागरिक कौन होंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम की स्थिति आप देखो। भारत स्वतंत्र हुआ, बंटवारा चल रहा था। तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ पाकिस्तान से भारत आए। उन लोगों को भी नागरिक बनाना है। प्लस उसके अलावा कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, फिर लौट के आए। उनको बाद में अफसोस हुआ कि नहीं, ये सही जगह नहीं है रहने के लिए, तो उन लोगों को भी नागरिकता देनी, क्योंकि फाइनली वो हैं तो नागरिक ही, जुड़े तो यहीं से थे किसी प्रकार से। अब गलती कर दी तो भी उस टाइम की सरकारें क्या थी, बहुत लिबरल थी। तो यही सारे प्रावधान इसमें हैं आज की उसमें क्लास में। 1 बाई 1 करके हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस टाइम पे कौन से लोग नागरिक रहेंगे, इसके बारे में बात होगी। तो 26 जनवरी 1950 को उन लोगों के लिए नागरिकता की बात करता है जो भारतीय क्षेत्र में रह रहे हैं। एक शर्त तो ये है कि वो भारत में रह रहे हैं। दूसरी शर्त क्या है उसके साथ? जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, या जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो। और तीसरा क्या है, जो संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 साल तक भारत में निवासी रहा हो। ये सारी शर्तें हों तब आप नागरिक रहोगे भारत के। अगर आप 5 साल तक भारत में रह रहे हो और उस टाइम पे भी भारत में रह रहे हो तो भी आपको नागरिक मान लिया जाएगा। अगर आपके माता पिता में से कोई एक भारत का हो और उस टाइम पे आप भारत में रह रहे हो तो भी नागरिक मान लिया जाएगा। मतलब एक कंडीशन ये है, और इनमें से कोई एक आप फुलफिल कर रहे हो तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। ये देखो, बहुत डिटेल में नहीं आता है, ये आपके छोटे एग्जाम्स में बहुत डिटेल में नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, या अनुच्छेद पूछ लेगा तो हल्का फुल्का। ये तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो हल्का सा ही है, तो जानने में क्या जाता है, इसको जान लीजिए। अनुच्छेद 6 क्या है? पाकिस्तान से पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। कुछ ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए, उनकी नागरिकता कब रहेगी उसकी बात हो रही। तो यदि वह उनके माता पिता दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। अब भारत मतलब क्या था, ये ध्यान रखो। भारत मतलब उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला के ही बना था। तो अगर उनके दादा दादी पैदा होंगे तो पाकिस्तान के पार्ट में भी पैदा होंगे अगर वो, तो भारत के माने जाएंगे। तो उनको भी नागरिकता देने की बात हुई। सीधी बात है, इसमें विदेशी, उन विदेशियों को एक्सक्लूड करना था जो किसी भी प्रकार से भारत से ना जुड़े रहे हो। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, और वो व्यक्ति क्या है, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो तो उसको नागरिक मान लिया गया। इसको याद नहीं करना, ज़्यादा जोर नहीं डालना, केवल अनुच्छेद का मैन याद कर लेना कि इसका, कि पाकिस्तान से पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता 6 में दी गई है। कौन से संविधान के प्रारंभ पर कौन से लोग भारत के नागरिक रहेंगे, वो अनुच्छेद 5 में बात की गई है। अब अनुच्छेद 7 पे चलते हैं। पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों की नागरिकता। ऐसे प्रवासी जो पहले पाकिस्तान चले गए थे फिर वो फिर से वापस भारत आए, तो उनकी नागरिकता की बात की गई है। तो क्या है उसमें? वो व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौट आए, ये भी नागरिक रहेंगे। इनके लिए भी प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। भारतीय मूल के वो व्यक्ति, अब ये विदेशियों की बात होगी, अन्य देशों में जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका मूल भारत है, उनके माता पिता भारतीय रहे, तो उन्हें किस कंडीशन पे भारतीय नागरिकता दी जाएगी, अनुच्छेद 8 में इसकी बात की गई। तो आपके 5, 6, 7, 8 ये 4 अनुच्छेद किसकी बात कर रहे हैं, नागरिकता देने की। 9वां देख लो क्या है। 9वां क्या है, नागरिकता लेने की, कि नागरिकता किस कंडीशन में आपकी नहीं रहेगी। स्वेच्छा से किसी देश या किसी अन्य देश, मतलब विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। ये ध्यान रखो, इंडिया में क्या एकल नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता।
इसका मतलब आप केवल इंडिया के नागरिक हो सकते हो, अगर आपने किसी और देश की नागरिकता एक्सेप्ट की उसी टाइम से आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राज्यों की कई देश हैं जैसे अमेरिका है, वहाँ यूएसए में क्या होता है, राज्यों की अपनी नागरिकता होती है और केंद्र की अलग होती है, तो दो दो नागरिकता, दोहरी नागरिकता चलती है। इंडिया में ये भी नहीं है, इंडिया में एकल नागरिकता है, देश की एक नागरिकता होती है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती है। तो यही बोल रहा है कि अगर किसी देश की आपने स्वेच्छा से नागरिकता क्या है ग्रहण कर ली तो आप इस देश के नागरिक नहीं रहोगे, अनुच्छेद 9 ये बोलता है। 10 पे आ जाते हैं कि नागरिकता किस कंडीशन में आपकी नागरिकता बनी रहेगी, इसकी बात है, और किस कंडीशन में नहीं बनी रहेगी इसकी बात करें। जैसे कोई व्यक्ति है नागरिकता लेने के, अभी मैं बताऊंगा कि एक तो है जन्म से आपको नागरिकता मिल रही, आपके माता पिता कोई ना कोई यहाँ से रिलेटेड रहा। दूसरी मिलती है कि आप विदेशी हो और यहाँ से 10 से 12 साल रह रहे हो, 10-12 साल से रह रहे हो, फिर आप फॉर्म वगैरह रजिस्ट्रेशन कराते हो, जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस है। पहले 12 साल था, अब शायद एक कम भी हो गया, ठीक है। तो इससे आपको नागरिकता मिल जाती। अगर इन सब चीज़ों से, जिसको बोलते हैं पंजीकरण के द्वारा, नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकीकरण के द्वारा नागरिकता मिलती है। तो अगर इन चीज़ों से आपने नागरिकता ले ली और फिर आपने क्या किया, शत्रु देशों की सहायता की युद्ध में, भारत के जो मित्र देश हैं उनके खिलाफ आपने कुछ ऐसा काम किया, संविधान के खिलाफ काम किया, प्लस जब आपने नागरिकता मिली, उस नागरिकता मिलने के 5 साल के अंदर आपको 2 वर्ष की कैद हो गई, तो सरकार इन सब कंडीशन पे क्या आपकी नागरिकता छीन सकती है। ये सारी चीज़ें बाद में भी आएंगी। तो किन कंडीशन में आपकी नागरिकता रहेगी, किन कंडीशन में नहीं रहेगी, इसकी बात करता है आपका अनुच्छेद 10। आगे आ जाते हैं। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है, ये 11 है, 4 नहीं है। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की संसद की शक्ति। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। संसद नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बिना किसी, एक होता है ना कि स्पेशल बहुमत चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सामान्य बहुमत से संसद पारित कर सकता है। इसके बाद संसद ने क्या किया है, केंद्र सरकार को ये चीज़ बहुत सारे अधिकार दिए, तो केंद्र डिसाइड करता है। अगर केंद्र को किसी व्यक्ति को नागरिकता देनी वो दे सकता है। जैसे अदनान सामी है, इनको नागरिकता दे दी थी अभी केंद्र ने, जबकि ये पाकिस्तान के थे। तो ये केंद्र यहाँ पे बहुत पावरफुल है। किसी की नागरिकता छीननी है, उसकी नहीं छीन सकते जो जन्म से है, यहाँ का जन्म से है, और वो किसी अदर देश की अगर उसने ले ली नागरिकता, तभी उसकी नागरिकता अपने आप जाएगी। केंद्र को अधिकार नहीं है कि उसने छीन ली, यहीं पर रह रहा है और नागरिकता छीन ली, ठीक है। तो केंद्र को ये अधिकार है, किसी की नागरिकता वापस लेनी है तो वो ले सकता है, और किसी को नागरिकता देनी है उसको दे सकता है, क्योंकि इसके लिए क्या बनाया है केंद्र ने, नागरिकता अधिनियम 1955। यही मेन अधिनियम है। अब इसमें केवल संशोधन होते आए हैं। तो संशोधन, अगला संशोधन कब हुआ, 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, और फिर 2005 में। और अभी लेटेस्ट आपको याद हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस पर बहुत बवाल चला था, CAA NRC करके था एक टोटल। तो NRC क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसमें क्या था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जा रहा था कि कौन भारत के नागरिक हैं। ये देखो, इन दोनों का जो साथ में एक साथ क्लब करके जो प्रतिफल निकल रहा था, इसलिए ये लोग थोड़ा सा, जो अदर कम्युनिटी है, माइनर कम्युनिटी है, माइनॉरिटी, वो थोड़ा सा आंदोलन वगैरह कर रही थी। क्या हो रहा था कि NRC में बात हुई है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जाएगा। उसमें उन लोगों का नाम दर्ज होगा जो इस देश के नागरिक रहे हैं, मूल नागरिक रहे हैं। अब जिन लोगों के पास एक कागजात नहीं है, कागज मांगे जाएंगे, खास तौर से आसाम में, असम, बंगाल वगैरह। यहाँ पे क्या हुआ है कि बांग्लादेशी जो लोग हैं बहुत सारे इन्फिल्ट्रेट करके आए 1971 के समय। ये युद्ध ही हुआ था, 1971 का युद्ध हुआ था शरणार्थी समस्या के कारण। बांग्लादेश से शरणार्थी यहाँ पे आ रहे थे क्योंकि पाकिस्तानी सेना वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रही थी, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, पुरुषों को, जितने भी बुद्धिजीवी आदमी थे सबको मार दिया जा रहा था, सीधी गोली मारी जा रही थी। पत्रकार था, कोई वैज्ञानिक था, ये कि इसको बुद्धिविहीन कर दो। बुद्धिविहीन कर दोगे तो विद्वान आदमी नहीं रहेंगे, तो नेतृत्व नहीं करेगा, क्योंकि बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी क्या स्वतंत्रता की बात कर रही थी। ये थोड़ी एक स्टोरी हिस्ट्री में ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने क्या किया, चुनाव लड़ा। बांग्लादेश में सीटें थीं, तो पाकिस्तान में जो सीटें थीं, टोटल बांग्लादेश और पाकिस्तान से बनता था PM। पाकिस्तान का जो पार्ट था, पोर्शन, जिसको बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान, और बांग्लादेश को बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तानी वाले हर चीज़ में, मिलिट्री, आर्मी और इसमें PM पोस्ट में, वही अपना रुतबा समझते थे कि हम ही इस पर राज करने आए। बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्ला भाषा थी तो उनको ज़्यादा भाव नहीं देते। मुजीबुर रहमान क्या हुआ, बांग्लादेश से उनको पूरे में सिर्फ 2 सीटें छोड़ के सारी मिल गई, तो उनकी सीटें इतनी हो गई कि वो केवल बांग्लादेश से ही PM बन सकते थे, और बस यही से बवाल कट गया कि इनको PM नहीं बनाना।
फिर ये जो सारी चीज़ें हुई, शरणार्थी यहाँ पे आए, फिर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को फिर सिखाया, अच्छे से 2 टुकड़े कर दिए। तो ये सारी चीज़ें, अब ये जो शरणार्थी यहाँ पे आए थे यहीं होके रह गए, तो इनके लिए बनाया जा रहा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, कि ये पता लगाया जाए कि जो यहाँ के शरणार्थी लीगल नहीं हैं उनका पहले निकाला जाए। अब ये निकलेगा। फिर आ गया सीएए में इन्होंने बात कर दी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, खासतौर से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों के जो नागरिक हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो इन तीनों में मेजॉरिटी में कौन है? मुस्लिम। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो वहाँ पे पीड़ित हैं, क्योंकि जहाँ पे जो मेजॉरिटी रहती है वो तो उस देश में पीड़ित नहीं, और जब वो पीड़ित थे तभी इंडिया में आए हैं। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है इनको दे दिया जाएगा क्या? नागरिकता भारत की। बाकी ये जो मेजॉरिटी में है मुस्लिम, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ से पहले आप छांट रहे हो कि बाहरी देशों से कौन कौन इंडिया में आया। जो भी आए उनमें से आपने छांट के क्या किया, वहाँ की जो माइनॉरिटी है, उनकी माइनॉरिटी में कौन होगा? हिंदू, सिख, ईसाई हो जाएंगे, आपके बौद्ध हो जाएंगे, जैन हो जाएंगे, इन सबको आपने नागरिकता दे दी, बच गए मुस्लिम। तो इन लोगों को डर था कि हमें वापस भेजा जाएगा उस देश में जहाँ से ये पीड़ित होके आए, इसलिए पूरे देश में बवाल चला था। तो ये कब आया था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है कि वो तरीके जिनसे आप क्या नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। तो एक तो जन्म से नागरिकता मिली हुई होती है, जब संविधान बना है, आपका जन्म हुआ है, माता पिता का जन्म यहाँ हुआ, तो एक तो जन्म से है। संविधान के पूर्व जो रह रहे हैं वहाँ से तो नागरिकता मिलेगी मिलेगी। फिर एक जन्म से, एक वंश द्वारा, क्योंकि आपका वंश यहाँ ही का है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। एक पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन कराते हो। एक नेचुरलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, वो आपको इसलिए नहीं जाना, यूपीएससी वालों का है तो इसलिए वो कंटेंट मैंने यहाँ पे दिया नहीं। ये भी कंटेंट बहुत डिटेल में नहीं चाहिए आपको, बस ये हल्का सा आइडिया होना चाहिए। और किसी क्षेत्र को जैसे इंडिया ने जीत लिया या किसी क्षेत्र को इंडिया में मिला लिया, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था, इंडिया के करार हुआ था, जो आपका 100वां संविधान संशोधन था, उसमें बांग्लादेश को इंडिया ने 100 से ज़्यादा क्या है वो क्षेत्र सौंपे थे, जिसको बोलते हैं अंतर क्षेत्र, ऐसे करके वो क्षेत्र सौंपे थे जो बांग्लादेश की भाषा से मैच करते थे और बांग्लादेश के लोग जैसे उनसे कल्चर वगैरह मैच करता था, वो बांग्लादेश को दे दिया था। और बांग्लादेश ने 60 या 65 क्षेत्र इंडिया को सौंपे थे जो इंडिया के उससे मैच करता था। तो अब वो लोग अगर बांग्लादेश से इंडिया में आ गए तो उनको नागरिकता कहाँ की मिल जाएगी? इंडियन। और जो यहाँ के हैं बांग्लादेशियों का जो भी रूल हो उस हिसाब से। तो सेम चीज़ है कि अगर किसी क्षेत्र को जीत लिया, भारत में मिला लिया, तो वो लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे, तो क्षेत्र के समावेशन द्वारा। आगे आते हैं, नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपकी नागरिकता जा सकती है। तो कोई व्यक्ति जो भारत के साथ अन्य देश का नागरिक है, ठीक है, भारत का भी नागरिक है तथा अन्य देश का नागरिक है, वो क्या करेगा? स्वेच्छा से नागरिकता त्याग सकता है, त्याग देगा तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। दूसरी, यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, जैसे अक्षय कुमार का होता है, अक्षय कुमार ने क्या किया, इनके पास कनाडा का पासपोर्ट है, कनाडा का पासपोर्ट मतलब ये कनाडा के नागरिक हो गए। 2 देश की नागरिकता इंडिया क्या है वो नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अक्षय कुमार अगर बेसिकली देखो तो इस टाइम इंडियन नागरिक नहीं है। अभी इन्होंने बात की थी कि हम ये नागरिकता छोड़ देंगे, पासपोर्ट वगैरह रद्द करा देंगे। अब चूंकि केंद्र बहुत पावरफुल है, इसमें कोई और कुछ कर नहीं सकता, इसलिए केंद्र से उनके अच्छे संबंध है। सपोज करो ये मोदी सरकार के खिलाफ होते तो यहाँ पे मोदी सरकार बहुत कुछ इनके लिए कर सकती थी, इनको वापस डिपोर्ट कर सकती थी। ऐसे एम.एफ. हुसैन करके, किसी को अगर पता हो, एम.एफ. हुसैन बहुत बड़े चित्रकार थे, बहुत बड़े पेंटर थे। बुगाती वेरॉन जो 16 करोड़ की थी, समझो सबसे पहले यही व्यक्ति थे जो उसको लेके चलते थे, इतना पैसा कमाते थे, इंडियन थे। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की थोड़ी सी अश्लील चित्रण किया था, इसलिए फिर इंडिया में केस वगैरह हो गए। कतर ने इनको नागरिकता दे दी थी। कतर वन ऑफ द सबसे अमीर देश है, वहीं पर रह के इनकी डेथ हो गई है और इंडियन नागरिकता, फिर ये नागरिक नहीं रहे थे। अब अभाव, तीसरा रीजन होता है कि नागरिकता का अभाव, कि वे नागरिक जिन्होंने पंजीकरण, प्राक्तिकरण इत्यादि द्वारा नागरिकता प्राप्त की हो। यदि पंजीकरण और प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर, कितना 2 वर्ष की अगर उनको कैद हो गई है तो क्या होगा, इनकी नागरिकता चली जाएगी। अगर फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो तो भी नागरिकता केंद्र सरकार आपकी छीन सकती है। भारत से लगातार अगर आप 7 वर्षों से बाहर रह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के कॉन्सुलेट में जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पे आपको पंजीकरण कराना होगा, फॉर्म भरना होगा, रीजन बताना होगा, तब तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, नहीं तो नागरिकता छीनी जा सकती है। संविधान के प्रति अगर आप अनादर दिखा रहे हो, शत्रु देश की सहायता की हो, तो भारत सरकार इन सब आधारों पर क्या है, आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है।
भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जो कि आपके केवल केंद्र के स्तर पर होती है, राज्य के स्तर पर नागरिकता नहीं होती है। प्लस आप भारत की ही नागरिकता ले सकते हो, अगर साथ में किसी अन्य देश की नागरिकता ली तो आपका क्या होगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारे जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन। यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है। वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है। टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरी होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है। यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है, बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।